everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the novel. The name is Forrest Gump, written by Winston Groom, and there is the based of story Forrest Gump. Forrest Gump story based a movie same name Forrest Gump and directed by Robert Zemeckis. Understood? Winston Groom is a novelist. तो यहाँ पर हम जिस आज नॉवेल की आपके साथ में पूरी समरी को डिस्कस करेंगे या उसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे या उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो उस नॉवेल का नाम है या उस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गम। अंडरस्टूड? विंस्टन ग्रूम जो कि एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस नॉवेल को लिखा था, मगर बाद में 1994 में फॉरेस्ट गम नाम की ही मूवी बनाई गई जिसके डायरेक्टर थे बाय रॉबर्ट जिम्स्किज। तो ये जो मूवी थी वो हमारी और भी ज़्यादा फेमस हुई हमारे अगर हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि इसके ऊपर इस नॉवेल के ऊपर फिर जब ये मूवी बनी तो ज़्यादा लोगों ने इसको समझा, ज़्यादा लोगों ने इसको देखा। तो बहुत ही फेमस मूवी है, बहुत ही फेमस नॉवेल है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं और हमारे क्वेश्चन पेपर में इसे किस तरह से पूछा जा रहा है, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसका डिस्कशन आज हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। ये अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि फॉरेस्ट गम मूवी या फॉरेस्ट गम नॉवेल किस में है, तो ये हमारा अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेनेशन ऑफ समरी फॉरेस्ट गम नॉवेल रिटन बाय विंस्टन ग्रूम। तो कभी कभी एकदम इजी वे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि या फॉरेस्ट गम नॉवेल जो है जिसको लिखा है विंस्टन ग्रूम ने, उसकी समरी को एक्सप्लेन करिए। इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। But second, or how does the Forrest Gump balance sentimentally and humor with deeper reflection on American history? Explain its. अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा के पूछा गया है, मगर आंसर आपको यही देना है जो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू अटेम्प्ट कराया जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट गम में आप किस तरह से देखते हैं सेंटिमेंटली बैलेंस को, ह्यूमर को और साथ ही उसके डीपर रिफ्लेक्शन को, कि अमेरिकन हिस्ट्री में इसका डीपर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अंडरस्टूड? ये था फॉरेस्ट गम नॉवेल जिसकी हमने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। ये देखिए, आप इसकी पिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। टॉम हैंक्स ने इसको क्या किया था, फॉरेस्ट गम मूवी है। ये देखिए, इसमें एक आदमी आपको अकेला बैठा हुआ दिखाई देगा अपनी ही बेंच पर, तो जाहिर सी बात है अकेलापन तो है इसके अंदर। ये मूवी क्या है, अपने आप में किसी जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन है उसकी अपने खुद की इंडिविजुअल लाइफ को लेकर के लिखा गया नॉवेल है। और इस नॉवेल से जुड़ने के लिए अब आपको इस नॉवेल के थोड़ा सा, जैसे मैंने इंट्रो दिया है, अगर आप चाहें तो इस मूवी को देख करके भी आप अपने को बहुत अच्छे से इसकी स्टोरी समझा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन फॉर्म में आपको समझना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको ना स्टोरी समझ आएगी ना ही क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर है समरी एंड एक्सप्लेनेशन फॉरेस्ट गम नॉवेल बाय विंस्टन ग्रूम। अंडरस्टूड? फॉरेस्ट गम्प इज ए 1986 नॉवेल रिटन बाय विंस्टन ग्रूम। विंस्टन ग्रूम के द्वारा लिखा गया है नॉवेल 1986 में लिखा गया, जिसका नाम था फॉरेस्ट गम्प। इट टेल्स द लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन नेम्ड फॉरेस्ट गम्प। ये कहानी हमें बताती है फॉरेस्ट गम्प नाम के एक व्यक्ति की, उसके जीवन की कहानी। Who is unintelligent by standard measure but lives an extraordinary and unpredictable life due to his sincerity. उस इंसान की जो IQ लेवल था वो बहुत कम था, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, अनइंटेलिजेंट है, लेकिन वो किस तरह से अपनी गंभीरता के कारण, क्योंकि वो जीवन के हर मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर था, बहुत गंभीर था, तो इसी सिंसियरिटी की वजह से जो लोग उसके बारे में उसको बहुत ही ज़्यादा वैसा समझते थे कि बेवकूफ़ है, अनइंटेलिजेंट है, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो फिर भी एक ऐसे काम कर ले जाता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर पाता है, या अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में पहले से कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब ऐसे व्यक्ति अचानक से कोई अच्छा काम कर जाए कुछ भी, तो जाहिर सी बात है उसको नोटिस किया जाता है।
फिजिकल एबिलिटीज एंड प्योर हार्टेड नेचर। तो उसके अंदर क्या था कि उसकी सरल बुद्धि तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल वो अगर देखें हम तो सिंपल ब्रेन था उसका, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं था, ना ही उसको अनप्रडिक्टेबल लाइफ उसको जिस तरह की ज़िंदगी मिली थी उसके बारे में प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि ये बहुत ज़्यादा जो है कामयाब होगा, क्योंकि वो अनइंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखा हुआ था। लेकिन अपनी सिंसियरिटी के बल पे वो कहाँ अपने को पहुंचाता है, यही इस कहानी का या इस नॉवल की जो स्टोरी है वो इसी पर बेस्ड है। साथ ही उसके साथ फिजिकल एबिलिटीज भी जुड़ी हुई थी और प्योर हार्टेड नेचर था, मतलब उसकी जो नेचर थी वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल इंसान की दिखाई गई है, बहुत ही अच्छा और साफ दिल इंसान था। और वो मतलब कभी किसी के लिए बुरा ना सोचना, कभी किसी तरह की कोई भी ऐसी बात ना करना कि जिससे किसी को तकलीफ हो। तो वो एक होता नहीं कि एक बहुत ही सिंपल सा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी चीज़ों को लेकर के काम कर रहा है, बाकी उसकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है उसे उसकी कोई भी परवाह नहीं होती। बस इस तरह से आप इसको समझिए। समरी देख लेते हैं। फॉरेस्ट गम द नरेटर इज ए स्लो विटेड बट काइंड हार्टेड मैन फ्रॉम अल्बामा although his IQ is only 75। फॉरेस्ट गम कथा जो हमारा कहानी कहने वाला व्यक्ति है वो बताता है कि वो एक बहुत ही स्लो विटेड था, यानी कि बहुत ही कम बुद्धि का आदमी था, लेकिन वो काइंड हार्टेड मैन है, अल्बामा से है, अल्बामा एक प्लेस का नेम है। हाँ, although his IQ is only, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सच है कि उसकी IQ लेवल जो है वो 75% है। अब 75% बच्चे जानते हैं कि बहुत कम होती है, 75 IQ लेवल बहुत कम है। He finds himself at the center of many historical events in the 20th century। जब वह खुद को पाता है तो इतिहास के पन्नों में जब वह खुद को पाता है तो वो देखता है कि उसने बहुत सारे इवेंट्स 20th सेंचुरी में किए हैं, यानी बहुत सारे अद्भुत काम उसने किए हैं। कब किए हैं? 20th सेंचुरी की बात है। द नॉवल ट्रेसेस फॉरेस्ट लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडल्टहुड। यहाँ पर नॉवल ने पूरी तरह से फॉरेस्ट की लाइफ को चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक दिखाने की कोशिश की। हाईलाइटिंग हिज एडवेंचर्स अक्रॉस अमेरिका एंड द वर्ल्ड। उसने उसके एडवेंचर्स को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जो पूरा संसार है, जो वर्ल्ड है, उसको भी वहाँ तक भी उसके एडवेंचर्स को हाईलाइट किया है कि किस तरह एक छोटी सी जगह का व्यक्ति, एक साधारण से दिमाग वाला, कितनी उपलब्धियां प्राप्त करता है, इसी एडवेंचर को दिखाने के लिए जो हमारे नॉवलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर ये कोशिश की है। तो हाईलाइटिंग हिज एडवेंचर्स अक्रॉस अमेरिका एंड द वर्ल्ड, उन्होंने अमेरिका के बाहर भी और वर्ल्ड में उसके एडवेंचर्स को हाईलाइट किया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एज ए चाइल्ड, अब हम उसका जीवन देख लेते हैं कि जब वो बच्चा था तो तब क्या था। As a child, Forrest is teased and misunderstood but shows talent in sports, particularly football। जब वो सिर्फ एक बच्चा था तो वो फुटबॉल में बहुत अच्छा था, वो फुटबॉल भी खेलता था, ठीक है। तो उसने कॉलेज में फुटबॉल खेलना शुरू किया। अंडरस्टूड? पर्टिकुलरली मतलब वो ऐसा था क्योंकि एज ए चाइल्ड फॉरेस्ट इज टीज्ड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बट शोज टैलेंट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में वो टैलेंट रखता है, वो ऐसा दिखाता था, ठीक है। और पर्टिकुलरली फुटबॉल भी खेलता था। ही बिकम्स ए कॉलेज फुटबॉल स्टार। इस तरह से वो बन गया कॉलेज के फुटबॉल का स्टार। ज्वाइन द यूएस आर्मी, फिर उसने बाद में यूएस की आर्मी को भी ज्वाइन किया। एंड सर्व्स इन वियतनाम, फिर उसने वियतनाम में भी सेवा दी। वेयर ही सेव्स मैनी ऑफ हिज फेलो सोल्जर्स, और उसने बहुत सारे अपने ही साथी सोल्जर्स की जानें भी बचाई। आफ्टर रिटर्निंग ही ब्रीफली बिकम्स ए सक्सेसफुल शिप बोट कैप्टन, और लास्ट में वो झींगा मछली पकड़ने वाला एक कंपनी का कैप्टन, बोट कैप्टन भी बना। एन एस्ट्रोनट, और फिर एक अंतरिक्ष यात्री बना। एंड इवन ए चेस चैंपियन, और यहाँ तक कि उस जाकर के वो चेस यानी शतरंज खेलने का चैंपियन भी बना। अंडरस्टूड? मतलब एक साधारण से बुद्धि का व्यक्ति बचपन से लेकर जवानी तक कितने काम कर रहा, आप ये देखिए। वो बहुत ज़्यादा IQ लेवल उसका नहीं था, बहुत ही सिंपल एंड काइंड हार्टेड मैन है। और साथ ही फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज सा रहता है, चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती उसको, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट के बल पे स्पोर्ट्स में उतरा। वहाँ पे फुटबॉल उसने खेला, फिर उसके बाद कॉलेज फुटबॉल स्टार बना, फिर उसने यूएस की आर्मी को ज्वाइन किया, फिर उसने वियतनाम में भी सेवा दी एज ए सोल्जर। फिर उसके बाद उसने एज ए सोल्जर अपने ही साथी सोल्जर्स की जान बचाई। उसके बाद जब वो लौट करके आता है तो एक सक्सेसफुली झींगा मछली यानी श्रिम्प बोट कैप्टन भी बनता है। और फिर उसके बाद एक एस्ट्रोनट बना,
इवन कि यहाँ तक कि वो बाद में फिर एक चेस चैंपियन भी बना। ठीक, ये हो गया आपका। अब आता है उसके जीवन को लेके आगे की जर्नी क्या रही। थ्रू आउट हिज जर्नी फॉरेस्ट रिमेन्स इन लव विद जेनी करन, ए ट्रबल्ड गर्ल ही न्यू फ्रॉम चाइल्डहुड। अब हम ये तो समझ ही गए हैं कि उसकी जो ज़िंदगी की जो जर्नी है, थ्रू आउट हिज जर्नी, उसकी जर्नी के दौरान ही फॉरेस्ट ने देखा कि उसे प्यार भी होता है जेनी कॉरेन नाम की एक लड़की से, लेकिन वो उससे कभी कह नहीं पाता। ए ट्रिबल गर्ल, वो एक बहुत दुख में एक लड़की होती है, बहुत ही मतलब दुखी एक लड़की है। ही न्यू फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से वो उसको जानता है। देयर लिव्स इंटरसेक्ट एट वेरियस पॉइंट्स। ये भी था कि वे, क्योंकि वो एक मासूम और एक ईमानदार व्यक्ति था, तो बचपन से वो अपनी मित्र जेनी से प्रेम करता है, लेकिन रिश्ता समय समय पर उसका क्या होता है, कभी वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, बट दे ऑलवेज सीम्स टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमेशा दिखाया गया कि वो अलग अलग डायरेक्शन में दोनों ही चल रहे हैं। Despite his limitations, Forrest displays wisdom, honesty, and loyalty that many of the so-called smart people around him lack. इसके अलावा उसकी अपनी खुद की सीमाएं हैं। फॉरेस्ट जगह जगह पर अपने जो उसकी बुद्धि है उसको जो है क्या करता है, डिस्प्ले भी करता है, अपनी ईमानदारी को भी दिखाता है, अपनी लॉयल्टी को दिखाता है, अपनी वफादारी को दिखाता है। कम से कम वो उन लोगों से तो बहुत ही अच्छा है जो अपने को स्मार्ट बोलते हैं, और वो ऐसे लोगों को अपने आसपास कम ही रखता है। जैसे वो लोग नहीं होते कि अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाते हैं, तो सो कॉल्ड स्मार्ट पीपल अराउंड हिम लैक, तो वो अपने आसपास ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करता। वो जैसा है वो वैसा ही बने रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम उसके अंदर की जो मासूमियत है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो लॉयल्टी है, वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए फॉरेस्ट इस बात को जगह जगह पर दिखाता है। थीम ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल की थीम क्या है? इस थीम की जगह पर आपसे एनालिसिस भी पूछा जा सकता है, तो अब तब भी आप यही लिखिएगा। Theme of this novel. The novel uses Forrest's simple perspective to satirize American society and highlight themes like fate, destiny, and the value of kindness. ये नॉवेल फॉरेस्ट के द्वारा उसके सिंपल पर्सपेक्टिव को लेकर के एक सटायर करता हुआ दिखाई देता है अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, जहाँ पर हाईलाइट किया गया है उसकी थीम को, जैसे कि भाग्य, उसका डेस्टिनी, उसका भविष्य, और उसकी तरह रहमदिल होना, वैल्यू ऑफ काइंडनेस यानी रहमदिली की जो एक वैल्यू है समाज में, उसको वो दिखाया जा रहा है। उसके ऊपर अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर व्यंग करता हुआ इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के माध्यम से जो हमारा नॉवलिस्ट है वो क्या कर रहा है, अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर सटायर कर रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल 120 है सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं, बल्कि जिनका आईक्यू लेवल 75 के भी बिलो है वो लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मासूमियत होती है। Forrest often ends up succeeding where others fail, not because he is clever, but because he is sincere, determined. उसकी जो ये एक मतलब अगर हम देखें तो जो हमारा नॉवलिस्ट है लास्ट में फॉरेस्ट के माध्यम से वो ये भी दिखाना चाहता है कि किस तरह वो दूसरों के सामने फेल होने के बजाय खुद को सक्सीड साबित करता है, जबकि वो चालाक भी नहीं है, बट बिकॉज ही इज सिंसियर। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर है, सिंसियर है, डिटरमाइंड है, मतलब अपने दृढ़ निश्चय करने वाला व्यक्ति है, और एक बहुत अच्छे दिल का मालिक है। गुड हार्टेड मतलब एक अच्छे दिल का मालिक है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेस्ट के नाम से हमारा जो नॉवलिस्ट है फॉरेस्ट कैरेक्टर के द्वारा वो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, नॉट क्लेवर, चालाक बिल्कुल भी नहीं है, सिंसियर है, डिटरमाइंड है, गुड हार्टेड है, गुड हार्टेड है लोगों के प्रति, ठीक है, और सोसाइटी के प्रति। तो ऐसा व्यक्ति कितना ज़्यादा अच्छे से सक्सेस हो रहा है, सक्सेस जो है उसको मिल रही है। हिज स्टोरी सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। ये स्टोरी सजेस्ट करती है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी नहीं है, एंड समटाइम्स इनोसेंस कैन लीड टू द ट्रस्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ विजडम। आगे वो कभी कभी मासूमियत को लेकर लीड करते हुए दिखाई देता है कि यही सच्ची विजडम है, यही ट्रस्ट विजडम है, अगर इंसान अपनी मासूमियत, अपनी इनोसेंसी के साथ में चलता रहे और काइंड हार्टेड रहे, तो ये सबसे अच्छा मतलब है, और यही उसकी बुद्धिमानी होती है उस इंसान की। और कभी कभी उसे उसकी मासूमियत के बल पे बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो लोग अपने को स्मार्ट बोलते हैं या विजडम बोलते हैं वो उनको हासिल नहीं हो पाता। The book differs in several ways from the
जो कि अलग अलग तरीके से फेमस हुई 1994 में, और फिर इसको एक फिल्म के रूप में, और इसका स्टार मतलब जो इसके कैरेक्टर को जिसने प्ले किया वो थे टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स, द नॉवल इज मोर सैटिरिकल एंड इंक्लूड्स इवेंट्स नॉट शोन इन द मूवी। नॉवेल के अंदर जितना ज़्यादा सटायर दिखाया गया है जगह जगह पर जो इवेंट्स होते हैं, उतना तो उस मूवी में नहीं दिखाया गया, नॉट शॉन इन द मूवी, मूवी में उस तरह से नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी सटायर दिखाया गया है। सच एज फॉरेस्ट बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट एंड लिविंग विद ए कैनिबल ट्राइब। किस तरह फॉरेस्ट एक एस्ट्रोनॉट बनता है, उसके जीवन को लेकर के ये कहानी समाज की बुद्धिमत्ता की परंपरा को दिखाती है। और अगर हम बात करें तो इस तरह से जो टॉम हैंक्स है वो उसके कैरेक्टर में थे, और फॉरेस्ट जो था फिर लास्ट में अंतरिक्ष यात्री बनता है, और फिल्म में उसके अलग अलग जो ज़िंदगी जीता है उसके अलग अलग क्या दिखाए गए हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं। और थोड़ा सा फिल्म में और जो नॉवेल है उसके बीच में इसी डिफरेंस को दिखाया गया है कि जितना सटायर नॉवेल के अंदर जगह जगह इवेंट्स पर दिखाया गया उतना मूवी में नहीं है। अंडरस्टूड? ये थी आपकी फॉरेस्ट गम मूवी। और इस फॉरेस्ट गम मूवी भी और नॉवेल भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए टॉम हैंक्स है, ये आपका फॉरेस्ट गम है, और जो इसके कैरेक्टर हैं टॉम हैंक्स इज़ ए फॉरेस्ट गम। ये देखिए, तो ये किस तरीके से इस पिक को आप जो है अपना थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें फॉरेस्ट गम नॉवेल का कैरेक्टर है, मूवी में टॉम हैंक ने इसको कैरेक्टराइजेशन दी, मतलब इसको प्ले किया है इस कैरेक्टर को, और जो इसके डायरेक्टर हैं उसको आपको ध्यान रखना है। अगर वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिर्फ नॉवेल से उठाकर ये क्वेश्चन अगर आप इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टोरी आपको समझ आ गई है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना ये भी समझ आ गया है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, समरी आए तो भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर ये सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो मैंने आपको और करके डाला हुआ है, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आया भी है, हाउ डज द फॉरेस्ट गम बैलेंस सेंटिमेंटली, अगर इस तरह से पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से ही लिखना है। ओके ओके, चलिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और अच्छे से आप लर्न करिए हर क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।